गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। देखिए, लास्ट वीडियो में मैंने आपको साझेदारी फर्म का वेतन और साझेदारी वेतन में अंतर आपको समझाए थे, इनमें डिफरेंस होता क्या है। लेकिन आज मैं इस वीडियो में आपको रियलाइजेशन अकाउंट यानी वसूली खाते के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ कि वसूली खाता होता क्या है तथा वसूली खाता किस प्रकार तैयार किया जाता है, यह क्यों तैयार किया जाता है या किस समय तैयार किया जाता है। रियलाइजेशन अकाउंट के बारे में पूरी जानकारी मैं आपको दूंगा या इन टॉपिकों के बारे में पूरा डिस्कस आपसे करेंगे। तो देखिए, रियलाइजेशन अकाउंट होता क्या है। वसूली खाता जिस समय किसी साझेदारी फर्म का वेतन होता है उस समय तैयार किया जाता है। इस खाते के अंतर्गत समस्त संपत्तियों की बिक्री तथा समस्त दायित्वों के भुगतान का लेखा किया जाता है। जो भी हमारी फर्म की संपत्तियां होती हैं जैसे फर्नीचर, बिल्डिंग, मशीन, प्लांट, गुडविल, जितनी भी हमारी बिजनेस की असेस्ट होती हैं, इनसे जो भी हम विक्रय करते हैं उस विक्रय का लेखा हम रियलाइजेशन अकाउंट में करते हैं। देखिए स्टूडेंट, ये आपको पता है कि जब किसी भी फर्म को हम समाप्त करते हैं या किसी फर्म का वेतन होता है तो उस फर्म में जो भी असेस्ट है जैसे फर्नीचर, बिल्डिंग, मशीन, प्लांट, गुडविल, तो उनका हमें क्या करेंगे। सीधी बात है, उनका हम विक्रय करेंगे। जैसे कि सपोज करो आपके पास एक कंपनी है, कोई भी आपके पास एक कंपनी है, उस कंपनी में फर्नीचर भी है, बिल्डिंग भी है, मशीन भी है, प्लांट भी है। तो आप उसका करोगे क्या, जब आपको फर्म समाप्त करनी है, उस फर्म को बंद करना है, आपको क्या करना है, फर्म को बंद करना है, उसको समाप्त करना है। तो असेस्ट हमारी कंपनी में जो है, हमारे बिजनेस में जो है, उनका हम करेंगे क्या, विक्रय करेंगे। किसी सेकंड पर्सन को, किसी दूसरे व्यक्ति को, दूसरी संस्था को, उसका क्या करेंगे, विक्रय। तो समस्त संपत्तियों के विक्रय का जो लेखा किया जाएगा, उसका लेखा कहाँ पे किया जाएगा, रियलाइजेशन अकाउंट। क्योंकि हमें हिसाब किताब रखना है कि जो हम फर्म बंद कर रहे हैं, जो हम समाप्त कर रहे हैं, तो उस समय जो हमारी संपत्तियां से जो विक्रय होने वाली है या जो विक्रय होगी या हम कर रहे हैं, उसका लेखा हम इसमें करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट में उसको रिकॉर्ड करते हैं। तथा आपने संपत्ति को विक्रय तो कर दिया, उससे हमने कैश प्राप्त कर लिया। तो कैश प्राप्त करने के बाद अब उस कैश का क्या करोगे, सीधी बात है, आपकी जो लायबिलिटीज है उन लायबिलिटीज का भुगतान करोगे। जो भी हमारे बिजनेस के दायित्व हैं उनका हम भुगतान करेंगे। क्योंकि हम फर्म बंद कर रहे हैं तो हम जितनी भी हमारी बिजनेस की लायबिलिटी है उनका भुगतान कर देंगे। तो देखिए स्टूडेंट, रियलाइजेशन अकाउंट में समस्त संपत्तियों के विक्रय से प्राप्त होने वाली धनराशि तथा दायित्वों के भुगतान का लेखा किया जाता है। दायित्व होते क्या है, जो भी हमारे बिजनेस की देनदारियां होती हैं। जैसे हमने कुछ दिन पहले किसी से माल उधार क्रय किया था क्रेडिटर्स से, तो हमें उसका क्या देना है, पैसा देना है। या हमने संदीप से या मोहन से फर्नीचर खरीदा था बिफोर 2 मंथ यानी 2 महीने पहले या 3 महीने पहले, और अब हम फर्म को बंद कर रहे हैं, तो हमें क्या करना होगा, उस देनदारी को पेमेंट करना होगा, उस लायबिलिटीज का भुगतान करना होगा। तो उसका लेखा भी हम कहाँ पर करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट। देखिए स्टूडेंट, आपके समझ में आ गया होगा कि रियलाइजेशन अकाउंट होता क्या है। जब हम रियलाइजेशन अकाउंट में समस्त संपत्तियों के विक्रय का लेखा कर देते हैं तथा समस्त दायित्वों का लेखा कर देते हैं, तो हम उस समय, जिस समय साझेदारी फर्म का वेतन हो रहा है, उस समय लाभ या हानि ज्ञात करने के लिए रियलाइजेशन अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। क्यों करते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट तैयार क्यों करते हैं कि जिस समय हमारी साझेदारी फर्म का वेतन हो रहा है उस समय हमारे बिजनेस को प्रॉफिट हो रहा है या लॉस। तो प्रॉफिट या लॉस फाइंड करने के लिए हम रियलाइजेशन अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, रियलाइजेशन अकाउंट
किस प्रकार से तैयार किया जाता है, हम कैसे इसको प्रिपेयर करते हैं। देखिए फॉर्मेट ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट किस प्रकार से हम तैयार करेंगे। तो ये आपकी डेबिट साइड है, ये आपकी क्रेडिट साइड है। फॉर्मेट होगा पार्टिकुलर्स अमाउंट। तो सबसे फर्स्ट हम यहाँ पर टू सन्ड्री असेट्स हम क्या लिखेंगे, सबसे फर्स्ट टू सन्ड्री असेट्स, यानी कि हमारे बिजनेस की जो भी संपत्तियां हैं, ओल्ड असेट्स जो पहले से हमारे बिजनेस में असेट्स थी, वो टोटल असेट्स हम यहाँ पे लिखेंगे। कौन सी वैल्यू पे लिखनी है, ओल्ड वैल्यू पे। जैसे फॉर एग्जाम्पल फर्नीचर, मशीन, बिल्डिंग, लैंड, गुडविल, तो ये सारी जो भी हमारी असेट्स हैं ओल्ड वैल्यू पे यहाँ पे लिखी जाएगी। जैसे ओल्ड वैल्यू होती क्या है या बुक वैल्यू होती क्या है, जिस वैल्यू पे हमने फर्नीचर को परचेज किया था। जैसे 10,000 का हमने खरीदा था, हमें कितना लिखना है यहाँ पे 10,000। 20,000 का खरीदा तो 20,000 हमें यहाँ पे लिखना है। मशीन 20 की खरीदी है तो 20 लिखनी है। इस तरीक़ा से जितनी भी हमारी बिजनेस की ओल्ड असेट्स होती हैं उनको ओल्ड वैल्यू पर यहाँ पर लिखते हैं। उसके बाद टू कैश खाते से हमें यहाँ पे जो भी कैश खाते से पेमेंट किया है, यानी कि ऑल लायबिलिटीज, को हमने भुगतान किया है उनको हमें यहाँ पे लिखना है। जैसे क्रेडिटर्स का पेमेंट किया हमने या लोन का पेमेंट किया, जितना पेमेंट किया है, जितना हमने पेमेंट किया है वो हमें कहाँ पे लिखना है, यहाँ पे लिखना है। क्रेडिटर्स, लोन, जितने भी हमारे पेमेंट्स हैं उनको हमें डेबिट साइड लिखना है और ओल्ड असेट्स को भी हमें डेबिट साइड लिखना है, ओल्ड में। अब देखिए इधर साइड हम फर्स्ट बाय सन्ड्री लायबिलिटीज, यहाँ पर हमें क्या लिखना है, सन्ड्री लायबिलिटीज, यानी कि जो भी हमारी ओल्ड लायबिलिटीज होती हैं उनको हमें यहाँ पर लिखना है ओल्ड वैल्यू पर। ओल्ड वैल्यू पर यानी कि जिस समय हमारे ईयर्स की ओपनिंग हुई थी उस समय हमारी सन्ड्री लायबिलिटीज की क्या वैल्यू थी। जैसे क्रेडिटर्स, यहाँ पे तो हमें पेमेंट करना है किस समय, जिस समय हम फर्म का वेतन कर रहे हैं तो यहाँ पे पेमेंट लिखना है। और यहाँ पे क्रेडिटर्स का क्या लिखना है, ओल्ड वैल्यू। जैसे 20,000, सपोज ओल्ड वैल्यू कितना है 20,000, पेमेंट करना है 19,000, तो यहाँ 19 का लिखना है। अब आप ये कहोगे सर क्रेडिटर्स तो हमारे 20 के थे लेकिन हमने 19 को पेमेंट किया, हो सकता है क्रेडिटर्स ने हमें डिस्काउंट दे दिया हो अपनी पेमेंट लेने के लिए, या फर्म को हम बंद कर रहे हैं तो उसे चिंता हो रही होगी हमारी, वैसे फर्म का वेतन हो रहा है, वेतन क्यों हुआ, लगातार हानि होने की वजह से, या किसी पार्टनर का दिवालिया हो जाना, तो इसलिए क्रेडिटर्स ने हमें क्या दे दिया, 5% डिस्काउंट दे दिया होगा, तो इसलिए हम कम पेमेंट हो सकता है या पूरा भी हो सकता है 20 भी। अगर कोई डिस्काउंट नहीं तो हम 20 का पेमेंट भी कर सकते हैं। इसी प्रकार से यहाँ पर जो भी लोन ओल्ड वैल्यू पर, तो यहाँ पर सन्ड्री लायबिलिटीज लिखी जाती है ओल्ड वैल्यू पर और यहाँ पर न्यू वैल्यू। अब देखिए बाय कैश, यहाँ पर वो कैश लिखा जाता है जो असेट्स को सेल्स करने से हमें रियलाइज हुई है। हम क्या करते हैं, हम संपत्तियों का विक्रय करते हैं और संपत्तियों के विक्रय से जो कैश हमें प्राप्त होता है उसे हमें कहाँ लिखना है, क्रेडिट साइड यहाँ पर लिखना है। जैसे फर्नीचर, मशीन, बिल्डिंग, लैंड, गुडविल, जो भी हमारी ओल्ड वैल्यू है सारी असेट्स हमें यहाँ लिखनी है, ओनली कैश और बैंक को छोड़ करके। कैश और बैंक को हम यहाँ पर नहीं लिखते। क्यों नहीं लिखते, क्योंकि कैश या बैंक को हमें सेल्स थोड़ी करना है। हमारे पास कैश है, कैश को सेल्स थोड़ी करेंगे, या बैंक है, बैंक को सेल्स थोड़ी करेंगे, बैंक में जो भी हमारा बैलेंस है। इसलिए कैश और बैंक को छोड़ करके जितनी भी हमारी ओल्ड बैलेंस शीट में जो असेट्स हैं उनको हमें यहाँ पर लिखना है।
जैसे फर्नीचर की ओल्ड वैल्यू है आपकी, सॉरी ओल्ड वैल्यू तुमने यहाँ पे लिख दिया, हमें क्या लिखना है, फर्नीचर की रियलाइज्ड वैल्यू जो हमें फर्नीचर की सेल्स करने से प्राप्त होगी, तो 9 वाला हमें प्राप्त होगा। हमारा फर्नीचर 10 का था लेकिन 9 में हमने सेल कर दिया। मशीन 20 की थी लेकिन हमने 70 में क्या कर दिया, सेल्स कर दिया। तो इस तरीक़ा से देखिए स्टूडेंट, जो भी हमें असेट से कैश रिलाइज होता है उसे हमें यहाँ लिखना है। आफ्टर दैट हमें करना क्या है, अब प्रॉफिट एंड लॉस निकाल लेना है। तो सपोज करो पहले ही मैं आपको बता चुका हूँ कि हम किसी भी अकाउंट को क्लोज करते समय प्रॉफिट एंड लॉस निकालते हैं। यदि इस अमाउंट को दोनों, ये अमाउंट ज़्यादा है, क्रेडिट साइड का अमाउंट ज़्यादा है, तो इसको यहाँ पे लिखिए, इसी अमाउंट को हमें यहाँ पे लिखना है और इसमें से इसको हम घटा देंगे। घटाने के बाद जो होगा वो क्या होगा, टू प्रॉफिट। और इस प्रॉफिट को हमें पार्टनर्स में बांट देंगे, बिटवीन पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। अगर ये साइड ज़्यादा है तो हमें यहाँ पे लिखना, वो साइड कम है, क्रेडिट साइड का जो टोटल है वो कम है, तो हमें इस अमाउंट को टोटल कर देंगे। इसी टोटल को यहाँ पे लिखेंगे, तब इसमें से इस अमाउंट को घटा के यहाँ पे क्या होगा, लॉस बचेगा, बाई लॉस। इस लॉस को हमें किसे बांटना है, पार्टनर्स को। तो यहाँ पे जो भी पार्टनर है आपके A B C, इसमें हम बांट देंगे। तो देखिए स्टूडेंट, इस तरीक़ा से हम रियलाइजेशन अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। तो आशा करता हूँ कि आपके समझ में आ गया होगा। ओके स्टूडेंट।